नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी मित्र देख रहे होंगे कि हम सब समय की क्रॉनिकल मैगजीन को पढ़ रहे हैं, जो कि पतली वाली है। तो हम जुलाई मंथ के मैगजीन को पढ़ रहे हैं, ठीक है। आज से पहले 7 वीडियोस डाले जा चुके हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक, राष्ट्रीय, बाकी का वैज्ञानिक और पारिस्थितिकी संबंधित जो भी आपके टॉपिक्स हैं उसको कवर किए जा चुके हैं पिछले वीडियोज़ में, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं बाकी का सार संक्षेप जो क्रॉनिकल में दिया रहता है। कुछ कुछ घटनाएं सार संक्षेप के रूप में दी रहती हैं, जैसे चर्चित लोग जिसका निधन हो गया, या कोई नियुक्ति हुई हो, या कोई पुरस्कार वगैरह, उससे संबंधित सार संक्षेप हम पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। रिपोर्ट्स वगैरह भी हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियोस में, आप जाके उसको देख सकते हैं। जो मित्र पुराने वीडियोस को नहीं देखे हैं, जाके देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे एक क्रॉनिकल मैगजीन नाम से, क्रॉनिकल करंट अफेयर नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सार संक्षेप हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें चर्चित व्यक्तियों को देखेंगे। चर्चित व्यक्तियों में उन्होंने क्या काम किया है, या कौन सी नियुक्ति हुई है, या किसका निधन हो गया है, या कौन कौन से पुरस्कार हुए हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले चर्चित व्यक्ति है कामिरीता शेरपा। तो ये क्यों चर्चा में है, तो देखते हैं कि 22 मई 2024 को नेपाल की कामिरीता शेरपा ने तीसरी बार विश्व के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो मतलब ये 30 बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ चुके हैं। इन्हें एवरेस्ट मैन के नाम से भी जाना जाता है। आप पूछ सकते हैं ना कि एवरेस्ट मैन किसे कहा जाता है, तो कामिरीता शेरपा को कहा जाता है। वरिष्ठ पर्वतीय गाइड कामिरीता ने मई 1994 में पहली बार एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। 29 मई 1993 में एडमंड हिलरी और तेंजिंग नॉर्गे माउंट एवरेस्ट के शिखर पर चलने वाले पहले पर्वतारोही बने थे, ठीक है। तो 1953 में पहले पर्वतारोही बने जो माउंट एवरेस्ट पर चले, कौन थे, एडमंड हिलरी और तेंजिंग नॉर्गे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे कौन है, ज्योति रात्रे। ज्योति रात्रे कौन क्यों चर्चा में, 19 मई 2024 को मध्य प्रदेश के 55 वर्षीय उद्यमी और फिनटेक उत्साही ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बन गई हैं, ठीक है। तो ये उद्यमी हैं जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाली हैं। ये सबसे उम्रदराज महिला बन गई हैं कि चढ़ने वाली माउंट एवरेस्ट पे। इससे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिलाओं का खिताब संगीता बहल के नाम था, जिन्होंने 19 मई 2018 को 53 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। तो आपको ज्योति रात्रे से पहले कौन चढ़ी थी, संगीता बहल चढ़ी थी। उनका उम्र कब था, कितना, 53 वर्ष था। और ज्योति रात्रे का उम्र कितना है, 55 वर्ष की उम्र में चढ़ने वाली ये पहली सबसे बुजुर्ग महिला बन गई है। ज्योति रात्रे बोलिविया के पर्वतारोही डेविड ह्यूगो आयाविरी क्विस्के के नेतृत्व में 8 के अभियान की 15 सदस्यीय अभियान टीम का हिस्सा थी, ठीक है। ज्योति रात्रे किसकी हिस्सा थी, डेविड ह्यूगो द्वारा 8 के अभियान जो चलाया गया था, उसमें 15 सदस्यों में हिस्सा थी, ठीक है। आगे का देखते हैं, रॉबर्ट फीको क्यों चर्चा में। तो इनको देखने से पहले सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लाइक करें। आप हमारे पुराने क्रॉनिकल के पुराने वीडियोज़ को नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। क्रॉनिकल मैगजीन करंट अफेयर नाम से हमारे प्लेलिस्ट बना हुआ, वहाँ से जाके पुराने वीडियोस को 6-7 वीडियो हो चुके हैं, उसको आप जाके देख सकते हैं और अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप सभी दोस्तों में से किसी ने हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल नहीं ज्वाइन किया तो उसको जरूर ज्वाइन करके रखें। कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आता है, चाहे नोटिफिकेशन आता है या कोई वीडियो का लिंक डालना होता है, सर्वप्रथम आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर ही प्रोवाइड किया जाता है। तो उसको ज्वाइन करके जरूर रखेंगे, जिसका आपको लिंक हमारे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर से पुनः। रॉबर्ट फीको क्यों है, रॉबर्ट फीको क्यों चर्चा में है, तो अब देख लेते हैं कि 15 मई 2024 को स्लोवाकिया के 4 बार के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको एक गोलीबारी की घटना में घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पता है रॉबर्ट फीको कहाँ के प्रधानमंत्री हैं, स्लोवाकिया के हैं, और उनके ऊपर क्या हो गया है, गोलीबारी हो गई, इसीलिए ये चर्चा में है, ठीक है। अक्टूबर 2023 में वामपंथी नेता रॉबर्ट फीको को चौथी बार स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। इससे पहले 2006 से 10 तक, 2012 से 18 तक पीएम रहे हैं। स्लोवाकिया मध्य यूरोप में स्थित भू आवध देश है। इसकी राजधानी क्या है, ब्रातिस्लावा। अब इसकी राजधानी इंपॉर्टेंट हो गई है, ब्रातिस्लावा। स्लोवाकिया की राजधानी क्या है, ब्रातिस्लावा है। इसके प्रधानमंत्री क्या है, रॉबर्ट फीको हैं। चर्चा में क्यों है, तो उनको गोली चला दिया गया था, ठीक है। 4 बार के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। लेफ्ट के नेता है, मतलब कि लेफ्टिस्ट विचारधारा के नेता हैं। इसकी सीमा उत्तर में पोलैंड से, पूर्व में यूक्रेन से। स्लोवाकिया का कहाँ पे स्थित है यूरोप में, देखिए उत्तर में आपका पोलैंड से सटा हुआ, पूर्व में यूक्रेन से, दक्षिण में हंगरी से, पश्चिम में ऑस्ट्रिया से और उत्तर पश्चिम में चेक गणराज्य से स्लोवाकिया की सीमा साझा करती है। तो इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। अब नियुक्ति के संबंध में देख लेते हैं, नियुक्ति कौन कौन सी हुई है, किन किन लोगों की नियुक्ति हुई है। सबसे पहले देखने वाले केकी मिस्त्री HDFC लाइफ के नए अध्यक्ष बने हैं। 7 मई 2024 को बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA ने HDFC लाइफ के अध्यक्ष के रूप में केकी मिस्त्री को मंजूरी दी है। ठीक है, तो ये HDFC लाइफ के अध्यक्ष कौन बने हैं, केकी मिस्त्री बने। इसका निर्णय किसने लिया है, मतलब किसने बनाया है, अध्यक्ष नियुक्ति की है, IRDA ने किया है। ठीक है, 18 अप्रैल 2024 को दीपक पारेख के इस्तीफा के बाद HDFC लाइफ के बोर्ड के द्वारा तत्काल प्रभाव से बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति मंजूरी दी गई है। ठीक है, बाकी का यहाँ पे लिखा हुआ बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आपको HDFC लाइफ की स्थापना 2000 में हुई थी, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे आपको इतना याद रखना कि HDFC लाइफ इंश्योरेंस HDFC लाइफ के अध्यक्ष कौन बने हैं, केकी मिस्त्री बने हैं। ठीक है, इनकी नियुक्ति IRDA द्वारा किया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर मोहम्मद रिहान NISE के महानिदेशक बने हैं। हाल ही में डॉक्टर मोहम्मद रिहान को राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखना है कि डॉक्टर मोहम्मद रिहान को राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। डॉक्टर रिहान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर विभाग के प्रोफेसर हैं। तो कहाँ के हैं इसलिए, UP वाले के एग्जाम के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, RO जैसे एग्जाम के लिए। डॉक्टर रिहान अलीगढ़ विश्वविद्यालय में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर विभाग के प्रोफेसर हैं। वह 3 वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए प्रतियुक्ति पर NISE में काम करेंगे। वे AMU के केंद्रीय परियोजना कार्यालय की निगरानी समिति के सचिव, AMU के ग्रिड एकीकृत हरित और नवीकरणीय ऊर्जा के संस्थापक निदेशक और समन्वयक भी रहे हैं। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में केंद्रीकृत अनुसंधान एवं विकास संस्था है। यह नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त शासी संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2013 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। तो राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान की स्थापना 2013 में हुई थी। ये किसके अंदर है, नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंदर है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हरियाणा के गुरुग्राम में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक नियुक्ति और देखते हैं। हितेश कुमार सेठिया 29 अप्रैल 2024 को जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने बताया कि कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय ने कंपनी के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में हितेश कुमार सेठिया की नियुक्ति को मंजूरी दे दिया है। ठीक है, तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के प्रबंधक मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बन गए हैं, हितेश कुमार सेठिया बन गए हैं। ठीक है, कॉर्पोरेट मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दी है। नियुक्ति की मंजूरी कंपनी अधिनियम 2013 के विभिन्न प्रावधानों के 15 नवंबर 2023 को प्रभावी मानी जानी तथा यह 3 वर्ष के लिए वैध होगा। हितेश कुमार सेठिया चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। इन्होंने यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका में प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ काम किया है। ठीक है, बाकी का नीचे का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद रखेंगे आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। GST अपीलीय न्यायाधिकरण का न्यायालय क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि 6 मई 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रथम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। तो GST अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा बने हैं। किसके द्वारा नियुक्त किया गया, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा। ये क्या है, GST अपीलीय न्यायाधिकरण वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित विवादों को सुलझाने के लिए एक महत्वपूर्ण निकाय है। यह GST कानूनों के लिए अद्वितीय अपील मंच तथा केंद्र और राज्यों के बीच विवाद समाधान के लिए पहले साझा मंच के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, यह सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत सिविल कोड की तरह कार्य करेगा। यह कैसे रहेगा, सिविल कोड की तरह कार्य करेगा। अंतर राज्य विवादों को सुलझाने के लिए GST-AT की दिल्ली में एक प्रधान पीठ होगी। तो कहाँ पे होगी, GST-AT की प्रधान पीठ कहाँ पे होगी, दिल्ली में होगी तथा 31 राज्यों में पीठ अन्य मुद्दों के विचार करने के लिए होगी। ठीक है, तो अंतर राज्य विवादों को सुलझाने के लिए दिल्ली में एक पीठ होगी, बाकी का अन्य विवादों को सुलझाने के लिए 31 राज्य पीठ भी इसकी होगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 3 बेंच होंगी जो भारत में किसी भी राज्य में सबसे अधिक हैं। तो उत्तर प्रदेश में GST अपीलीय प्राधिकरण की कितनी बेंच होंगी, 3 बेंच होंगी, जो कि पूरे भारत में सभी राज्यों में सर्वाधिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करीना कपूर खान यूनिसेफ इंडिया की राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त की गई। क्या है ये कि यूनिसेफ इंडिया ने यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड्स ऑफ इंडिया ने बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर खान को अपना राष्ट्रीय राजदूत नामित किया है। ठीक है, बस आपको इतना याद करना है कि यूनिसेफ इंडिया ने राजदूत नियुक्त किया, किसको, करीना कपूर खान को नियुक्त किया है। बस आपको इतना याद रखना, बीके के नीचे जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रतिमा सिंह DPIIT के निदेशक नियुक्त।
क्या है ये? 1/2024 को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेशानुसार प्रतिमा सिंह को उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। तो उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? प्रतिमा सिंह को नियुक्त किया गया। किसके द्वारा? कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेशानुसार, ठीक है, नियुक्त किया गया प्रतिमा सिंह को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होगा प्रतिमा सिंह का। ठीक है, DPIT का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? प्रतिमा सिंह को। आगे बढ़ते हैं, हम निधन के देख ले कुछ महत्वपूर्ण निधन जो हुए हैं जुलाई महीने में, तो देख लेते हैं। निधन में पहला है आपका सुरजीत पातर। सुरजीत पातर कौन है? 11 मई 2024 को पद्मश्री प्राप्त करता प्रसिद्ध पंजाबी कवि सुरजीत पातर को 79 वर्ष आयु में पंजाब के लुधियाना में निधन हो गया। ठीक है, 11 मई 2024 को पद्मश्री इनको प्राप्त हुआ था सुरजीत पातर को। ठीक है, जो कि पंजाबी कवि हैं, इनका 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कहाँ पे हुआ? लुधियाना में हुआ। ठीक है, इन्होंने पंजाब कला परिषद के अध्यक्ष के रूप में पंजाबी संस्कृति एवं कला के संरक्षण के संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। इन्हें 2012 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, 2012 में इनको पद्मश्री मिला था। इनका निधन 11 मई 2024 को हो गया। और ये क्या है? पंजाबी कवि एवं सुरजीत पातर है। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, हाल में सुरजीत पातर का निधन हो गया, जो कि किस से संबंधित है? ऐसे क्वेश्चन आएगा, बना के देखिए कि हाल ही में 2012 में पद्मश्री प्राप्त करता सुरजीत पातर का निधन हो गया, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? यह पंजाबी कवि हैं। ठीक है, तो कला संबंधित है, कला के क्षेत्र से हैं ये। ठीक है, संगीत शिवम, ये क्या है कि 8 मई 2024 को फिल्म निर्देशक संगीत शिवम का 65 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया। जन्म वर्ष 1969 में तिरुवनंतपुरम में हुआ था इनका। ठीक है, तो संगीत शिवम क्या है? निर्देशक हैं, फिल्म निर्देशक हैं संगीत शिवम, जिनका निधन 65 वर्ष की आयु में कहाँ पे हो गया? मुंबई में हो गया। तो बस आपको इतना याद रखना, संगीत शिवम निर्देशक है जिनका निधन मुंबई में हो गया। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है। ठीक है, एलिस मुनरो 14 मई 2024 को नोबेल पुरस्कार विजेता कनाडाई लेखिका एलिस मुनरो का 92 वर्ष की आयु में ओंटारियो में निधन हो गया। तो ठीक है, ये कनाडाई लेखिका है एलिसा मुनरो, जिनका 92 वर्ष की आयु में ओंटारियो में निधन हो गया। इन्हें 2013 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली कनाडाई महिला बनी थी। उन्होंने अपनी लघु कहानियों के पहले संग्रह डांस ऑफ द हैप्पी सेड्स के लिए कनाडा का उस समय का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार गवर्नर जनरल का पुरस्कार जीता था। ठीक है, अब नेक्स्ट मृत्यु किसकी हुई है? मालती जोशी। मालती जोशी का 15 मई 2024 को वयोवृद्ध लेखिका, कहानीकार एवं पद्मश्री प्राप्त करता मालती जोशी का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मालवा की मीरा के नाम से लोकप्रिय मालती जोशी से 2018 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पद्मश्री दिया गया था। ठीक है, तो मालती जोशी क्या है? लेखिका हैं, कहानीकार हैं, जो पद्मश्री प्राप्त करता है। 2018 में इनको पद्मश्री प्राप्त हुआ था, किससे? रामनाथ कोविंद तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा। और इनको क्या कहा जाता है? मालवा की मीरा कहा जाता है। आप पूछ सकता है ना कि हाल ही में मालती जोशी का निधन हो गया, उनका उपनाम क्या है? तो पूछ सकता है मालवा के मीरा, ऐसे 2-4 ऑप्शन दे दे तो क्या है? मालवा का मीरा इनको कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने 60 से अधिक पुस्तकों की रचना की है। आगे बढ़ते हैं, एक और निधन हुआ है। किसका निधन हुआ? देखिए, डॉक्टर AP काकजामारेक, ये क्या है? तो 21 मई 2024 को प्रसिद्ध पोलिश संगीतकार जॉन AP काकजामारेक का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है, तो पोलैंड के संगीतकार हैं काकजामारेक, इनका निधन होगा। बस अभी को इतना याद करना है। डॉक्टर APJ काकजामारेक कहाँ के संबंध रखते हैं? पोलैंड के हैं। ये क्या है? संगीतकार हैं, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर्नल वैभव अनिल काले, ये क्या? 13, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से याद करेंगे आप लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा सेवा समन्वयक के रूप में कार्यरत रहे भारतीय नागरिक सेवानिवृत्त कर्नल वैभव अनिल काले की गजा के रफा क्षेत्र में वे जिस वाहन से यात्रा कर रहे थे उस पर हमले के बाद मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, गजा के रफा क्षेत्र में, रफा के क्षेत्र में इनकी मृत्यु हुई है। 46 साल के कर्नल वैभव अनिल काले नागपुर के मूल निवासी थे। तो कहाँ के निवासी थे? नागपुर के मूल निवासी थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी की पहली मृत्यु हुई है। अनिल काले 1998 भारतीय सेना में शामिल हुए थे। बाद में उन्होंने कश्मीर में 11 जम्मू कश्मीर राइफल्स रेजिमेंट की कमान संभाली। वैभव अनिल काले की मृत्यु 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल हमास संघर्ष की शुरुआत के बाद से गजा संयुक्त राष्ट्र के पहले अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारी की मृत्यु के रूप में हुई। ठीक है, तो इनकी मृत्यु गजा के राफा में हुई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि
कर्नल वैभव अनिल काले, इनका संबंध कहाँ से है? महाराष्ट्र के नागपुर से है। ठीक है, इनकी मृत्यु गजा के राफा में हुई है। ठीक है, ठीक है। तो बस ये हो गया आपका मृत्यु संबंधित, बाकी का नियुक्तियों संबंधित घटना है। ठीक है, अब इससे आगे आपका पुरस्कार एवं सम्मान है, पुरस्कार और सम्मान संबंधित घटना है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे, पुरस्कार और सम्मान संबंधित। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़्यादा ज़्यादा कमेंट करके बताएंगे। आप अपना राय भी दे सकते हैं, अगर कुछ सुधार करना है तो उसको भी बता सकते हैं कि हाँ ये इसको सुधार कीजिए। ठीक है, आप ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, आप हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें। पुराने वीडियोस को नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं, क्रॉनिकल करंट अफेयर नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहाँ से आप जाके देख सकते हैं पुराने वीडियोज़ को। ठीक है, और अगर सभी मित्रों में से कोई मित्र आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को हमारे ज्वाइन नहीं किया तो उसको जरूर ज्वाइन करके रखिए। कोई भी लिंक आता है, चाहे इंपॉर्टेंट कोई नोटिफिकेशन आता है, चाहे कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आता है, सर्वप्रथम आपको टेलीग्राम चैनल और अपने व्हाट्सएप चैनल पे प्रोवाइड किया जाता है, तो उसको जरूर ज्वाइन करके रखिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करंट अफेयर के टॉपिक के साथ। धन्यवाद।